जय हिंद दोस्तों। कल देर रात्रि में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध विराम हो गया और मिसाइलें और रॉकेट्स जो भी चल रहे थे वे शांत हो गए। मानवता के लिए बहुत अच्छा है। भारत सरकार की भी यही अपील थी। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक, वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रचारक इंद्रेश जी और कैलाश विजयवर्गीय जी के उपस्थिति में जो बैठक हुई थी भारतीय सद्भावना मंच की, उसमें भी यही प्रस्ताव पारित किया गया था। अपील की गई थी दोनों साइड से कि तुरंत ही शांति स्थापित की जाए। वो शांति स्थापित हो गई, बहुत अच्छा है। शांति का जो भी कदम होता है वो मानवता के हित में होता है। अब लेकिन हम आज बात कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में क्या कुछ बदला है, क्योंकि कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो कॉन्फ्लिक्ट के बाद चीजों में डेफिनेटली परिवर्तन आता है। और हम जब भी किसी चीज पर चर्चा करते हैं तो जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिकल और जियो इकोनॉमिकल तीनों एंगल के समावेश करके ही अपना एनालिसिस करते हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है ना, उसके बाद बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है और आगे कुछ समय तक रहेगा। देखिए, सबसे बड़ा कुछ चेंज आपको दिखेगा तो मेरे दृष्टिकोण में है कि ईरान के साथ अमेरिका की जो परमाणु संधि थी, जो इजराइल, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को एक तरह से मंजूर नहीं थी, वह बहुत जल्दी होती हुई दिखेगी। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो बाइडेन मतलब अमेरिका सरकार जो है उसकी पूरी मंशा है। ऑस्ट्रिया के वियना शहर में ऑलरेडी मीटिंगें हुई हैं और वापस भी होने वाली हैं। ईरान और बाकी जो 6 अलग अलग मुल्क हैं, जिसमें यूएस है, जर्मनी है, रशिया है, फ्रांस है, ग्रेट ब्रिटेन है, इनके और चाइना है, इनके बीच में और ईरान के बीच में वापस से JCPOA जिसको कहते हैं, या फिर हम आसान भाषा में कहें ईरान परमाणु संधि, इसके विषय में वार्ताएं चल रही हैं, आगे भी होना है। तो मुझे लगता है अब यह अपने निर्णायक मुकाम पर पहुंच जाएगी और बहुत जल्दी ही ईरान के ऊपर से प्रतिबंध हट जाएंगे। अब आप पूछेंगे कि इजराइल फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट का उससे क्या ताल्लुक है। देखिए, ताल्लुक है। क्यों ताल्लुक है? क्योंकि अमेरिका ने पूरी तरह से इजराइल का सपोर्ट किया और जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज निःशुल्क नहीं होती है, फ्री में नहीं होती है। उसके बदले यदि कोई देश कुछ देता है, आपका कहीं फेवर करता है तो कहीं आपसे फेवर लेता है। और चूंकि जो बाइडेन शुरू से कह रहे हैं कि वे ईरान के साथ परमाणु संधि में वापस एंटर होंगे, और इसका विरोध कौन कर रहा था? सबसे प्रमुखता से इजराइल और सऊदी अरब कर रहे थे, वो UAE भी कर रहा था। अब जब इजराइल का पूरा सहयोग किया है, जो बाइडेन ने 4 बार जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल जो प्रस्ताव पारित करने वाली थी, उसको उन्होंने ब्लॉक किया है, हथियार दिया है वक्त पड़ने पर, जब उनको जरूरत पड़ने पर हथियार दिया है। तो अब उनके जो विरोध था उसकी धार बिल्कुल ब्लंट हो जाती है इजराइल की। तो इजराइल को आज दिया है, वो कल उससे लेंगे। तो ईरान के साथ जो परमाणु संधि है अब आपको एक्सेप्ट करनी होगी, और अब इजराइल के पास एक्सेप्ट करने के अलावा कुछ ज्यादा विकल्प नहीं बचते हैं, क्योंकि इजराइल को जब जरूरत थी तब जो बाइडेन ने सपोर्ट किया। अब जो बाइडेन करना चाहते हैं वो इजराइल को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक यह परिवर्तन होगा कि ईरान के ऊपर प्रतिबंध हटेंगे। JCPOA मतलब जो ईरानी परमाणु संधि थी ईरान और 6 दूसरी कंट्रीज के बीच में, वो वापस से इफेक्टिव हो जाएगी। दूसरा एक जो बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है, जो लंबे समय तक चलेगा, ये नहीं है कि वो परिवर्तन परमानेंट हो गया, लेकिन उस चीज को लेकर उत्साहित में भी बहुत ज्यादा था कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के समय इजराइल के साथ अरब देशों के 4 अरब देशों के जो उन्होंने उनको रिकॉग्नाइज किया था, उनके बीच में डिप्लोमेटिक संबंध कायम हुए थे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, ये पहले हुए थे, उसके बाद फिर मोरक्को और फिर सूडान ने किए थे, या सूडान पहले किया था और मोरक्को बाद में किया था। अब ये बीच में चल रहा था कि सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है और डिफेक्टो शासक हैं आज के समय, उनकी और
बेंजामिन नेतन्याहू की कहीं ना कहीं मीटिंग भी हुई थी, जो बातें इजरायली अखबारों में छपी थी। फिर दूसरे भी और देश थे खाड़ी के जो उस तरफ उस दिशा में आगे बढ़ते हुए दिख रहे थे। अब इसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा। मैं नहीं कह रहा कि परमानेंट ब्रेक लगा है, लेकिन हाँ इसको धक्का पहुंचा है। और मैं बड़ा उत्साहित था कि ये एक शांति की प्रक्रिया जो इजराइल के साथ चल रही है ये बहुत अच्छी है, और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, आई वॉज जस्ट गंग हो फॉर दैट। लेकिन मुझे लगता है कि अब इसमें विराम इसलिए लगेगा क्योंकि इन चारों देश, और उसमें सबसे ज्यादा देखिए इन चारों में क्लाउड सबसे ज्यादा किसका है, वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का है। अब यूएई को अरब वर्ल्ड में यह सिद्ध करना होगा कि इजराइल के साथ जो उन्होंने शांति प्रक्रिया की या फिर डिप्लोमेटिक संबंध कायम किए वे रीजनल बेनिफिट में किस प्रकार से हैं, उससे क्षेत्र को किस प्रकार से फायदा मिलता है। क्योंकि कुछ ही महीनों में क्षेत्र में हिंसा हुई, एक वॉर लाइक सिचुएशन हुई, मिनी वॉर तो वह थी, लेकिन उसके और भी आगे फैलने का भी अंदेशा था, आसार थे, उससे कोई मना नहीं कर सकता। तो इसको मैं नहीं कह रहा कि आगे और संबंध नहीं बनेंगे या फिर अब्राहम अकॉर्ड खत्म हो गया, लेकिन अभी इसको वापस से ट्रैक पर आने में बहुत समय लगेगा। कम से कम भी मुझे लगता है 2 साल तक ये प्रक्रिया अभी चालू नहीं होगी। तीसरा, चीन की जो निगाहें हैं मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट पर है, क्योंकि अमेरिका पीछे हट रहा है धीरे धीरे। वो यदि चाहेगा कि अपनी सेनाओं को हटाना है मिडिल ईस्ट से, अफगानिस्तान से, तो एक थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट होता है। और जिस प्रकार से चीन इस बार एक्टिव दिखा इस पूरे विवाद में, उससे लगता है कि चीन जो है नई बेसिस, नए प्लेटफॉर्म और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए नए क्षेत्रों को खोलना चाहता है, जो कि मिडिल ईस्ट के क्षेत्र हैं। और वहां पर व्यापार भी करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, अपना जो इफेक्ट है उसको भी बढ़ाना चाहता है, और साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल जो है और स्ट्रेटेजिक फायदे भी लेना चाहता है, शायद बेसिस भी बनाना चाहता हो ऑलरेडी। क्योंकि रशिया जो है, रशिया की बेसिस सबसे ज्यादा बेसिस कहीं है तो वह सीरिया में है। और एक तालमेल दिखा है रशिया के बीच और टर्की के बीच इस समय, विशेषकर इस विवाद में, क्योंकि कहीं लग रहा था कि एर्डोगन और पुतिन एक साथ खड़े थे, और पुतिन और चाइना डेफिनेटली एक साथ दिखते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर, स्पेशली यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर। और कहीं ना कहीं गर्मी चल रही है अमेरिका के बीच और रशिया के बीच भी। अभी वो गर्मी जो है वो आर्कटिक सर्कल्स तक भी पहुंच चुकी है, और आर्कटिक काउंसिल का भी माहौल गर्म है कहीं ना कहीं। उसके ऊपर किसी दिन और बात करूंगा मैं कि आर्कटिक्स का जो रीजन है उसमें किस प्रकार से कोल्ड वॉर फैलेगी। और चाइना तो एक प्लेयर है, लेकिन प्रमुख प्लेयर 2 रहने हैं उसमें, जो कोल्ड वॉर के वापस से रशिया और अमेरिका रहना है। और चाइना की दृष्टि आर्कटिक पे तो है ही सही। तो टर्की का जो व्लादिमीर पुतिन के साथ होना है, रशिया के साथ होना है, और टर्की की जो बेसिस हैं वह सीरिया में भी हैं, वह लीबिया में भी हैं, वह कतर में भी बेस है टर्की की। आपको बजाय हैरत होगी कि टर्की इज हैविंग बेस इवन इन कतर। तो एर्डोगन का पुतिन के साथ खड़ा होना, पुतिन का चाइना के साथ खड़ा होना, तो ये बहुत सारी जो चीजें हैं ना, जियोपॉलिटिकल इफेक्ट डालेगा, और उससे कोल्ड वॉर आपको वहां पर भी दिखेगी, उसी प्रकार की दिखेगी कि जिस प्रकार से इंडो पैसिफिक की है। हालांकि मैं चाहता हूं कि उधर नहीं हो, क्योंकि उधर जितनी ज्यादा कोल्ड वॉर वहां चलेगी, अमेरिका का ध्यान इंडो पैसिफिक में कम हो जाएगा। और मेरी मंशा यह है कि इंडो पैसिफिक पर अमेरिका का ध्यान ज्यादा होना चाहिए, उसके संसाधन ज्यादा लगना चाहिए। क्योंकि मैं तो हमेशा कहता हूं कि आज नहीं तो कल हमको चीन से लड़ना है, और मैं नहीं चाहता कि भारत चीन से लद्दाख में लड़े। हम चाहते हैं कि हम चीन से लड़े साउथ चाइना सी में, और हम आखिरी वियतनामी व्यक्ति तक के लड़ेंगे, हम आखिरी ताइवानीज तक लड़ेंगे, हम आखिरी इंडोनेशियन तक लड़ेंगे, हम आखिरी फिलिपिनियों तक लड़ेंगे। हम कोशिश करेंगे, हम चाहेंगे कि हम लद्दाख में नहीं लड़े, चीन से लड़े, चीन को खूब मारें और आखिरी व्यक्ति तक लड़े। लेकिन वो आखिरी व्यक्ति जो हो
वो इंडोनेशियन हो या फिलिपिनियो हो या हांगकांग का हो, हांगकांग का तो नहीं होगा, वो ताइवान का हो या वो जापान का हो या फिलीपींस का हो या वियतनामी हो। तो जितना अमेरिका का ध्यान मध्य पूर्व से हटेगा उतना ज्यादा आएगा साउथ चाइना सी पर, इंडो पैसिफिक पर। और चाइना को सही जो मार पड़ेगी वो तभी पड़ेगी कि भारत, क्वाड, अमेरिका ये सब उसको साउथ चाइना सी में घेरे। और चीन की जो गुस्ताखियां हैं वो कम नहीं हो रही। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था किस प्रकार से चीन जो है वो अपने ट्रूप्स उसी के क्षेत्र में, भारत की सीमा से 70-80-100 किलोमीटर की दूरी पर ट्रूप्स भी बैठा रहा है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी यूनिट्स भी कर रहा है। तो चीन की जो मुझे मंशा है वो अच्छी नहीं दिख रही। तो चीन से आज नहीं तो कल तो लड़ना है। बस मैं तो ये चाहता हूं कि लड़ाई खूब हो, लेकिन साउथ चाइना सी में हो और दूसरों के एक्सपेंस पर हो, दूसरों की के उस पर हो। हमारा आदमी शहीद नहीं हो, लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे, लेकिन आखिरी व्यक्ति जो है वो उस रीजन का हो। जय हिंद, जय भारत।